guys in the Indian polity classes of the Ruchika tutorials. Our today's topic is the fundamental rights. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली हम फंडामेंटल राइट्स से रीड करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंडियन फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। और मैंने ऐसा कुछ प्लान किया है कि मैं पूरी फंडामेंटल राइट्स पे 3 वीडियोस बनाऊंगी, जिसके अंदर सारे राइट्स, उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको वो ईजीली समझ में आ जाए। इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करूंगी जो फैक्ट्स है फंडामेंटल राइट्स के, और पर्टिकुलर 2 आर्टिकल्स की बात करूंगी। अब द फैक्ट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पहली बात कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में डिवाइडेड है फॉर द कन्वीनियंसी के हिसाब से, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हम फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकारों के बारे में ही है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन्होंने ये कंसेप्ट फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। बिकॉज अमेरिका के अंदर फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ, उन्होंने उसको अपने संविधान के अंदर प्लेस दी। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब वो एक तरह से सिटीजन्स की कुंजी है, सिटीजन्स के राइट की, सिटीजन्स की इंडिपेंडेंस की, लिबर्टी की, सबकी कुंजी है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है वो प्रमोट, उसके पीछे जो फंडामेंटल राइट्स के पीछे आइडिया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, ताकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हो कि अगेन फिर एक राजतंत्र, फिर एक डिक्टेटरशिप की स्थापना हो। तो वो इंडिया में एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे इंडिया के अंदर ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे कि वहाँ पर एक डिस्पोटिक रूल फिर कभी सेटअप ना हो, लोग डेमोक्रेसी की बात करें, लोग लोकतंत्र की बात करें, और ऐसा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बने जो लोगों की राइट्स को ध्यान में रखते हुए अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फ्रेम करे। फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से ये कहते हैं कि उनको गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उनकी गारंटी हर सिटीज़न को कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल्स की ऑल अराउंड डेवलपमेंट, मतलब जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और इस तरह से जो अदर राइट्स अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, उनसे डिफरेंट है फंडामेंटल राइट्स। मतलब हर किसी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये राइट्स मिलेंगे, वैसे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी क्रीड हो, कोई मतलब कोई भी कलर का हो, या वेदर ही और शी कोई भी हो, हर किसी को फंडामेंटल राइट्स इक्वली अलॉट होंगे अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि जुडिशरी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी। इन केस गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस को पास कर देते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं या उनके हनन की बात करते हैं, तो जुडिशरी सुप्रीम बन के उसको चेक करती है और डिक्लेयर करती है कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑन दैट बैकग्राउंड, ऑन दैट ग्राउंड कि वो फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का लॉस कर रहे हैं। सो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। द राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब स्वतंत्रता, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल और एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब 32 से 35। अगर इन सब बोले तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22-23, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार 31, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22 से 35।
32 से 35। तो जो इसमें इस टेबल के अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये 7 फंडामेंटल राइट्स जब हमारा संविधान बना था तब थे। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था, इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर डिलीट कर दिया और इसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना करके आर्टिकल 300A जो कॉन्स्टिट्यूशन का 12th पार्ट है उसमें डाल दिया। अब जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पेशली हम बात करेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 ये समझाता है कि इस राज्य की परिभाषा क्या होगी, कि भारत एक राज्य है तो उस राज्य में क्या क्या समाहित होगा, कौन इंक्लूड होगा। तो उसमें इंक्लूड होगी द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। उस राज्य की परिभाषा के अंदर इंक्लूड होगा स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभा, विधान परिषद। उसके अलावा सारी लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, पोस्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट्स एक्सेट्रा, और वो और अथॉरिटीज़ जो कि इंडिया के अंदर आती है, जो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। तो ये हो गई स्टेट की डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 क्लियर कर रहा है कि अब पहले वो क्लियर कर रहा है स्टेट की डेफिनेशन कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो स्टेट में इंक्लूड हो गया हमारा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और अदर लोकल बॉडीज़ जो कि गवर्नमेंट के रूल, डायरेक्ट रूल के अंदर वर्क करती हैं। आर्टिकल 13 अब ये डिक्लेयर करता है कि वो सब लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के फेवर में नहीं है, उनके हिसाब से नहीं है, उन सबको वो वॉइड मतलब इलीगल डिक्लेयर कर देगा। ये आर्टिकल बात करता है लॉ की, कि लॉ के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कि हम कानून की बात करें, हम नियम की बात करें तो उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उसमें इंक्लूड होता है आपका परमानेंट लॉ जो कि इनेक्ट करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, टेम्पररी लॉ जैसे ऑर्डिनेंस जो कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होते, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स इशू करते हैं। उसके अलावा ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज में आपके आ जाएंगे, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज में जो आ जाएंगे जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस की तरह से हम फॉलो कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इसका पार्ट नहीं माना है। बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ का पार्ट नहीं माना है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब होता है जब हम संविधान के ऑलरेडी प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर कुछ अमेंड कर रहे हैं तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगा और वो इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, तो हम उसको भी इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लॉ जो आर्टिकल 13 के अंदर इंक्लूड होते हैं वो है वो लॉज जो पार्लियामेंट पास कर रही है, ऑर्डिनेंस, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, और अगर इनमें से कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगी, फंडामेंटल राइट्स के जिनसे हनन होने की बात होगी, उनको सुप्रीम कोर्ट इलीगल, वॉइड, अवैधानिक घोषित कर देगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आर्टिकल 13 तक ही ख़त्म कर रही हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं कमिंग सारे आर्टिकल्स के थ्रू सारे फंडामेंटल राइट्स आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी और जल्दी वो वीडियो आपके लिए आएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन केस अपने वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू गाइज़।